तो सुबह से हम लगातार आपको इस एयर स्ट्राइक की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक खबर से अपडेट करवा रहे हैं और लगातार चर्चाएं चल रही है कि भारत की इस प्रतिक्रिया का पूरे देश में और दुनिया में किस तरह से लिया जाएगा और आतंकवाद को लेकर भारत आगे क्या कुछ करने वाला है, तैयारियां क्या कुछ होगी, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल रविंद्र कुमार अग्रवाल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रह्म प्रकाश आर्य जी, जो कि एडिटर इन चीफ है नेशन 27 के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल साहब, मैं आपसे एक बात, क्योंकि सुबह से जब ये चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा फेज होता है। 22 तारीख को ये घटना घटित हुई और 15 दिन बाद हमने उस घटना का बदला लिया है और मुझे लगता है बदला लेना शुरू किया है। आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं इसे? जय हिंद, नमस्कार। ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जो कि विश्व में अपनी पहचान एक टेररिस्ट आतंकवादी देश के रूप में बना चुका है, उसके द्वारा भारत के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाओं के लिए टेररिस्टों को ट्रेन करना और चलता ये लगातार प्रयास जारी है। पुलवामा में 22 अप्रैल को पहलगाम में जो 22 अप्रैल को उन्होंने किया था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा विवश था, क्योंकि किसी एक महिला के सामने उसके पति को पूछ करके धर्म के आधार पर उसके सिर में गोली मारना, मतलब आप पूरे परिवार को, एक धर्म को एक आतंकित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ऐसा बदला लिया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा, अनइमेजिनेबल होगा और उसको सीखना पड़ेगा। ब्रह्म प्रकाश जी, इस पूरे वाकयात को किस तरह से देख पा रहे थे जब ये हमला हुआ, जब ये इस तरह की निर्मम हत्याएं की गई, कायरतापूर्ण हरकत की गई, किस तरह से देख पा रहे थे? क्या मंशा थी उनकी, क्या चाहते थे वो भारत के साथ करना? देखिए सौरभ जी, ये बहुत ही कायराना हमला था और जैसे ये दुष्ट लोगों ने दुष्टता का परिचय दिया था, वो बहुत ही शर्मनाक और क्षोभनीय था। मैं भी इसकी बहुत पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं कि इस तरह का कायराना पीठ पे छुरा घोंपने के समान था कि जो यात्रा करने वाले यात्री थे उन लोगों को धर्म के नाम पर पूछ करके और उनको गोली मार दी गई और उनकी बेचारे बच्चे और उनकी पत्नियां वहाँ देख रही हैं और रो रही हैं। उनके कोई भी उनको सांत्वना देने वाला भी वहाँ नहीं था। ये बहुत जघन्य अपराध उन्होंने किया है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके बाद उन्होंने जो बदला लेने का ये साहस दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म के उपलक्ष्य में आप श्री राम को देखिए, श्री रामचंद्र जी ने धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का संहार किया था। श्री कृष्ण ने भी अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया था। उसी प्रकार से आज मोदी जी कर रहे हैं कि दुष्टता को हम खत्म कर देंगे तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे तो धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी, धर्म अपने आप स्थापित हो जाएगा। सौरभ जी, और मुझे लगता है ब्रह्म प्रकाश जी की काफी लंबे समय से, और जब से मोदी सरकार आई, सत्ता में आई, तब से ही प्रयास लगातार चालू थे। चाहे वो कश्मीर की धारा 347 हो, उसको जिस तरह से हटाया गया और कश्मीर में विकास किया गया, तो सतत प्रयास तो थे। लेकिन कर्नल साहब, कहाँ वो असफल हो जाते हैं कि इस तरह के लोग पनाह ले पाते हैं और इस तरह की हरकत को अंजाम दे पाते हैं? ये हमें समझना होगा कि एक धर्म है, उस धर्म की जो जिसे होली किताब कहते हैं, आसमानी किताब कहते हैं जी, उसके अंदर जो सिखलाई दी गई है उसके कारण, और हमारे जो देश में चल रहे मदरसे हैं, इन मदरसों में इनके छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उनके मस्तिष्कों में जहर घोला जाता है, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के सब लोगों में जहर घोला जाता है। और आज की जो तीसरी पीढ़ी आ गई आज़ादी के बाद, उनके मतलब तीसरी पीढ़ी में भी, पहली पीढ़ी में तो था ही, आज भी उनके दिल में, दिमाग में भारत के प्रति और हमारे स्पेशली हिंदुओं के प्रति बहुत जहर घोला गया है। इसके कारण उनको देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ किसी भी आदमी को सहायता देने में, क्रॉस करवाने में, उनको पनाह देने में, उनको रास्ता दिखाने में, उनको गाइड करने में, उनको अपने आश्रय देने में, उनकी बातों को या सेना के मूवमेंट को उनके बारे में उनको बताने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। इनफैक्ट वो उसका अपना जिहाद के रास्ते पे चलने वाला एक पुण्य काम समझते हैं, जिसके कारण कि किसी भी आतंकवादी को
बॉर्डर से लेकर अंदर तक आना, उसका रहना और सब सुविधाएं देना, इनका एक धार्मिक कर्तव्य सा उनके समझ में आता है, जो कि उनकी किताबों में लिखा गया है या उनके मौलवियों ने उनको इस तरह से उसको विकृत रूप से समझाया है। प्रेम प्रकाश जी, जिस नगरी का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया, कश्मीर रखा गया, और उसके बाद से आज तक जिस तरह की जहर की बात कर रहे हैं कर्नल साहब, क्या मान पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि आखिर वो जहर इतना घुला क्यों? कौन कारण थे इसके बीच में? क्या समय पर रोकथाम, वो कौन सा समय था जब अगर रोकथाम कर दी जाती तो शायद ये आतंकवाद भारत में इतना नहीं पनपता, खासतौर पर कश्मीर में? कश्मीर की बारे में मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी उस समय गए थे वहां पर कश्मीर में, और उस समय शुद्धि आंदोलन उन्होंने चला रखा था। और जो भाई अपने ये सारे के सारे हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उन सबको पुनः अपने धर्म में शुद्ध करके लाने वाले थे। लेकिन वहाँ के विरोध के कारण, वहाँ की जो आम जनता थी उसके विरोध के कारण उनको वापस आना पड़ा। अगर उस समय वो सब लोग हिंदू शुद्ध होकर के हिंदू हो जाते तो आज ये कश्मीर वाली समस्या उपस्थित नहीं रहती। जी, और इसका समाधान कहाँ देख पा रहे हैं? और मैं सेना के स्तर पर सबसे पहले जानना चाहूंगा, कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा, समाधान कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि इस सोच, इस मेंटेलिटी को किस तरह से खत्म किया जाए? सरकार जरूर प्रयास कर रही है, डेवलपमेंट भी वहां पर हो रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ें अभी भी कमजोर हैं। उसी वजह से इस तरह की वारदातें और इस तरह के घटनाक्रम हमको देखने को मिलते हैं। कर्नल साहब, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी कश्मीर में काफ़ी दिन नौकरी करी है, असम में भी करी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में भेजा जाता है जी, और उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको कुरान पढ़ने के लिए सिखाया जाता है, और वहाँ पे जो छोटे छोटे निम्न स्तर के मौलवी होते हैं या जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उनका वैचारिक ज्ञान कितना है, उनकी बुद्धिमत्ता कितना है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन उन्होंने उसमें रेडिकलाइजेशन जो भरा जाता है, तो उन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जब बड़े होते हैं तो रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको प्रगति का, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई मतलब समझ में नहीं आता। उनका दिमाग पहले से इतना भर चुका, जहरीला हो चुका होता है। उनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि हमें जिहाद करना है, हमें अपने अलावा धर्म को नहीं मानने वाले को ख़त्म करना है। जी, ये जो चीज़, जो मानसिकता बना दी जाती है बच्चे में, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस तरह के सभी मदरसे जहाँ पे कि ये शिक्षा दी जाती है या उनके विचारों को वो किया जाता है, उसको बंद करना चाहिए। जैसे जर्मनी में भी हो रहा है, बहुत सारे मदरसे क्रैक हुए हैं, जर्मनी ने 300 से ऊपर मदरसों पे बंद किया है, इंग्लैंड में भी चल रहा है। लेकिन जब तक ये मदरसे बंद नहीं होंगे, नई पीढ़ी को उनके जहरीला उनके दिमागों में डालना नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, शायद ये कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, स्पेशली इस धर्म के लोगों को, कि इस आसमानी किताब के अंदर जो कुछ सूरा हैं, कुछ आयातें हैं, जिनके अंदर दूसरे धर्मों के खिलाफ जो जहर उगला गया है, जब तक वो इनसे नहीं निकलेंगी या बदली जाएंगी, जो कि कोई भी एक पढ़ा लिखा, मुझे ताज्जुब होता है कि जब मैं देखता हूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुसलमान स्कॉलर भी अपने एक आसमानी किताब में, कुरान में लिखी हुई किसी आयत को गलत कहने के लिए उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो कह दे गलत है, जबकि एक नॉर्मल कॉमन सेंस से समझ में आता है कि वो गलत है। जब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, इनके द्वारा फैलाया गया बढ़ता जा रहा जहर, जिसने पूरी दुनिया में सब लोगों को परेशान कर रखा है, खत्म होने में बहुत समय लगेगा। और मुझे लगता है कर्नल साहब, शायद लोगों ने अपने हिसाब से भी बना लिया है। शिक्षा हो सकता है इस्लाम की कुछ और हो, लेकिन उसको प्रदर्शित अपने निजी स्वार्थ के लिए अलग तरीके से किया जाता है, अलग तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि की जाती है। शायद ये भी एक बड़ी वजह है। हो सकता है कि किताब में या किसी धर्म की शिक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि आप इस तरीके से मासूमों का कत्ल करें, लेकिन लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपनी सत्ता के चलते लोगों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, उस धर्म की सारी बातों को पलटकर अपने स्वार्थ के हिसाब से लोगों तक फैला रहे हैं। शायद आपका ये कहना सही है। कुछ दिनों पहले मैं यूनाइटेड अरब अमीरात के जो वहाँ के प्रधान मौलवी हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें जो डिस्कशन चल रहा था, तो उनके विचारों को सुन के मुझे लग रहा था कि क्या ये जो भारत में मैं मुस्लिम धर्म का रूप देखता हूँ, क्या ये वाकई सही रूप है क्या, या ये बिल्कुल विकृत रूप तो नहीं है? क्योंकि उनके विचारों में, उनकी बातों में और जो भारत में हम सुनते हैं बहुत फ़र्क है। अगर उनकी बातें जो कही गई हैं, अगर वो कुरान में है, जो कि चूँकि मैंने कभी पूरी लैंग्वेज में होने से दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाया हूँ, इंग्लिश में पढ़ी थी, लेकिन उसका क्या इंग्लिश वर्जन सही है नहीं है मैं नहीं कह सकता,
क्या अगर वो सब सही है जो उन्होंने कहा था, तो हमारे भारत में जो ये विचारधारा या बच्चों के मध्य दिमाग में, दिल में जहर घोला जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, ये हमें आज़ादी के आंदोलन के समय से 1911 से ढूंढना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये जहर हमारे भारत की नई जनरेशन में भरा जा रहा है। बिल्कुल, ये ढूंढने की जरूरत है और मुझे लगता है ब्रह्म प्रकाश जी शायद ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात को समझा पाए। ब्रह्म प्रकाश जी, जो जहर है धर्म के नाम पर, जो ये जहर फैलाया जा रहा है, सरकारें बहुत सारी आई थी, किसी ने इस तरह की रोकथाम नहीं करी कि अगर कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं और किसी तरह के अलगाव में अगर जी रहे हैं तो उसे खत्म किया जाए। क्या कारण मानते हैं? क्या केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब चल रहा था वहाँ पर? नहीं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि तो है ही, लेकिन शिक्षा, एक देश एक राष्ट्र एक शिक्षा, वो जो मोदी जी का ध्येय है वो होना चाहिए। और जैसे कि अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि मदरसों में अलग शिक्षा है और ईसाइयों की अलग, अपनी अलग शिक्षा है, तो ये सारी शिक्षाएं समाप्त होकर के केवल एक राष्ट्र एक शिक्षा और राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए सभी राष्ट्र के लिए कार्य करें, राष्ट्र के लिए शिक्षा हो और शिक्षा ऐसी हो जो सभी अपने अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होना चाहिए, अपने पैरों पर हम स्वयं खड़े होकर के और स्वयं उस शिक्षा को आगे बढ़ा करके शिक्षा से हम आगे आत्मोन्नति तक पहुँचें, ये शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। और वो शिक्षा अगर सुधरेगी तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा और ये जो विधर्मी लोग हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब समाप्त होगा और हमारा राष्ट्र निश्चित रूप से उन्नति करेगा। और मुझे लगता है सर, जो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शायद ये उस शिक्षा से रिलेट कर रही है जो हमारे पहले हमारे भारत में सनातन में शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, सनातन की शिक्षा दी जाती थी, जीवन शैली की शिक्षा थी, मानवता की शिक्षा थी। शायद आप उसी शिक्षा बिल्कुल सौरभ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। पहले हर गांव में गुरुकुल होते थे और 10 वर्ष का बालक गुरुकुल चला जाता था और 25 वर्ष का होकर के वहाँ से आता था, तो 15 वर्ष तक वो वहाँ पूर्ण शिक्षा प्राप्त करता था, जिसमें उसको जीवन जीने की शिक्षा भी मिलती थी और आध्यात्मिक उन्नति करने की शिक्षा मिलती थी, जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। वो शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने आकर के सब जगह समाप्त करवा दी और हमारे गांव-गांव में जो गुरुकुल खुले हुए थे उनके स्थान पर आज मदरसे गांव-गांव में खुल गए हैं। ये अगर राष्ट्र में उन्नति होनी है तो वही गुरुकुलों के माध्यम से होगी। हम प्राचीन उस सभ्यता को, क्योंकि हमारे जो ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और उन वेदों में जो शिक्षा लिखी हुई है वो आज विज्ञान वहाँ तक पहुँच रहा है, जो हमारे ऋषि मुनि पहले से ही वहाँ पहुँच चुके थे। सौरभ जी, बिल्कुल, राष्ट्रवाद के साथ मजबूती होना और नई पीढ़ी में खास तौर पर मजबूती होना बेहद जरूरी है। शिक्षा में जरूर बदलाव किया है, लेकिन जिस शास्त्र और शस्त्र की बात हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, जैसा कि ब्रह्म प्रकाश जी कह रहे थे, वहां हुई है। गुरुकुल जगह जगह हुआ करते थे और इस तरह की शिक्षा, राष्ट्रवाद की शिक्षा वहां पर दी जाती थी। कर्नल साहब, आप भी देख पा रहे हैं कि उसकी कमी है, इस वजह से शायद कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। एक बहुत शिक्षा की बात करी थी ब्रह्म प्रकाश जी ने। मैं तो कहना चाहूँगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत जो बड़े बड़े आतंकवादी हुए हैं, चाहे ओस्मा बिन लादेन हो, चाहे अजहर मजूर हो या अफजल गुरु हो, सब उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो हाईली टेक्नोक्रेट, हाईली क्वालिफाइड। अभी आपने सुना होगा श्रीलंका में एक मुसलमान डॉक्टर ने जाने कितनी श्रीलंका की लेडीज़ का ज़बरदस्ती उनका यूटेरस निकाल दिया, बिकॉज ही वांटेड टू रिमूव देयर दिस थिंग। इस तरह की घटनाएं जो ये हाईली टेक्निकल लोग कर रहे हैं, क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये शिक्षा में नहीं, इसके पीछे जो सिखाया जाता है, जो इनकी धार्मिक शिक्षा में दिया जा रहा है, वो सबसे बड़ा इसका गुनहगार है। इसके लिए हमारी भारत की जो सनातन संस्कृति की जो शिक्षा है, जहाँ पे कि हम मानते हैं कि सभी के लिए हमारा एक पुराण का सूत्र भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यवते। इसमें इफ बट कुछ नहीं है, किंतु परंतु कुछ नहीं है। सभी के लिए, विश्व के अंदर सब प्राणियों के लिए सुखमय जीवन की, कल्याण की कामना की गई है। जब तक ये भावना हमारे बचपन में, हमारी युवा पीढ़ी में नहीं सिखाई जाएगी कि सबका कल्याण ही हम सबका कल्याण है, उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जो कि हमारी शिक्षा का, सनातन संस्कृति का जो मूल था। जब तक, जहाँ पे कि हम कहते थे चींटी को मारना भी बेटा पाप है, हम अपने दिन की दिनचर्या में चींटी के लिए आटा निकालते हैं, सुबह सुबह गाय के लिए रोटी निकालते हैं, रात की आखिरी रोटी हमारी कुत्ते की होती है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जिस जहर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस मानसिकता की हम लोग बात कर रहे हैं,
वो मुझे लगता है उससे पूरा विश्व ग्रसित है। मैं भारत की अभी इस पर ही आना चाहूँगा, हमारे विषय पर ही आना चाहूँगा। जिस तरीके से ये घटना घटित होती है 22 तारीख को, और 22 तारीख से ही हम लोग एक्शन मोड में थे। 23 तारीख को फैसले लिए गए, कड़े फैसले हुए, कूटनीतिक तरीके से हम लोगों ने डील किया इस पूरे मामले को लेकर। किस तरह से देख पा रहे हैं वो 22 तारीख और आज की ये तारीख? देखिए, अहिंसा परमो धर्मा ये हमें सिखाया गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। तो ये 22 तारीख की जो घटना हुई है, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा करेंगे तभी अहिंसा सिद्ध होती है। और धर्म को रक्षा करने में कोई भी हिंसा पाप नहीं कहलाती है, क्योंकि हम जब अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र और सज्जनता कायम रह सकेगी, और दुष्टों का नाश होगा तो ही विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी। इसलिए जो कायराना हमला उन्होंने किया था उसका मैं नेशन 27 की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप ले करके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और विश्व में एक संदेश दिया है कि हम शांति की ही स्थापना करना चाहते हैं। सौरभ। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश जी, और मुझे लगता है देश का हर नागरिक इस समय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है इस एयर स्ट्राइक के लिए, और कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहे हैं वो तमाम परिवार जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। कर्नल साहब, अग्निवीर, मैं उस टॉपिक पे ही हूं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं। अग्निवीर जब योजना आई और उसमें हम लोगों ने लाखों बच्चों को तैयार किया, और कुछ लोगों को तो हमने एंट्री दी, जो क्रीम थी उसको हमने एंट्री दी सेना के अंदर, लेकिन बहुत सारा, एक लाखों की संख्या में बच्चे ऐसे भी थे जो कि तैयार थे, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी सेना किस तरह से काम करती है, किस तरह से डील किया जाता है। मुझे लगता है ऐसी भी जरूरत है, क्योंकि दुनिया में हम जब देखते हैं कई ऐसे तमाम देश हैं जहां पर सैनिक की ट्रेनिंग लेना वहां के नागरिक के लिए जरूरी है। क्या सोचते हैं आप, इस तरह की ट्रेनिंग भारत में भी होनी चाहिए कर्नल साहब? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर हम अपने भारत की जनसंख्या को देखें और एक सैनिक पे होने वाले खर्चा और सैनिक पे होने वाले ट्रेनिंग को करने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरे भारत में हर नागरिक को ये दे पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो युवा सेना से जुड़ने चाहते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों को इस तरह की प्रशिक्षण देके उनमें देशभक्ति की भावना जगाकर, डिसिप्लिन सिखाकर, डिसिप्लिन जगाकर, उनमें से कुछ बहुत अच्छे लोगों को अपनी सेना में रख के और बाकी को समाज में भेजा जाएगा, तो वो ऐसे समय जब देश पे कोई संकट आएगा तो उस समय देश के लिए काम आएंगे जी। समाज के अंदर सकारात्मक बदलाव लाएंगे। समाज में से आज एक मॉक ड्रिल होने वाली है, तो अगर ये हमारे अग्निवीर जो बाहर आके आएंगे, उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस करी होगी, उनको भी सिखाया जाता है, तो वो वहाँ पे अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में मॉक ड्रिल्स कैसे होती है, क्या है उसके फ़ायदे, उनको समझाने में और लोगों को करवाने में आसान होंगे। ये खाली मॉक ड्रिल ये नहीं है कि आप अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए, नीचे छुप गए। हर जगह के लिए दुश्मन के हवाई हमले से बचने के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी है, उसके अपने अलग अलग तरीके हैं। एक हाई राइज बिल्डिंग में कैसे करना है, एक रोड पर चलते हुए आदमी को कैसे करना है, हॉस्पिटल में कैसे होनी है, किसी पार्क में क्या होना है, हर एक के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे हर नागरिक को ये पता होना चाहिए कि जब देश में मॉक ड्रिल हो रही है, इसका मतलब कोई एयर अटैक का खतरा है, तो उसे अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने अड़ोस पड़ोसी के बचाव के लिए क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर हम ये किसी को समझाने में असफल हुए तो हमें मॉक ड्रिल का फ़ायदा रहेगा। जैसे मुझे याद है अपने पूरी अच्छी तरह से 1971 की लड़ाई होती थी, मैं नीम के थाना में बहुत छोटा बच्चा था, और उस समय ये सायरन बजते थे बड़े बड़े, तो हमें ये बताया गया था कि जैसे ही सायरन बजेंगे आपको अपना घर छोड़ के निकलना है, घर में अंधेरा करना है, और अपने घर के बाहर हमने ट्रेंचें खोद रखी थी और उस समय उसमें हमें छुपना है। और ये नीम का थाना उस समय पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी था, और हमने अपने घर के चारों ओर ऐसे ट्रेंचें बना रखी थी, और जब भी सायरन बजता था हम अपनी दादी जो काफ़ी बुजुर्ग थी उन सब के साथ वो छोटी ट्रेंचों में जाके बैठते थे कि अगर दुश्मन का कोई बम का गोला गिरता है, हवाई जहाज गिरता है, फाइटर एयरक्राफ्ट गिरता है, तो हम उसके स्प्लिंटर से बच सकें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आज के ज़माने में जहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हर जगह पक्का है, ट्रेंचें खोदना मुश्किल है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें आस पास में हमारे कहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग है, अंडरग्राउंड और फैसिलिटी है, बेसमेंट है, मॉलों के बेसमेंट में है। तो अगर कोई ऐसा सायरन बजता है, अगर हमारी अपनी बिल्डिंग में कोई अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, तो हमें अपने आसपास के मॉल में जाना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि समय कितना है।
ऐसा नहीं होना चाहिए सायरन बजने के बाद हमें ज़्यादा 5 से 10 मिनट के बीच में अपने सुरक्षित स्थान में पहुंचना है, क्योंकि जब सायरन बजता है इसका मतलब ये है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारी ओर आ रहा है। इसको ये पता करने में और उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पास करने में किसी भी एयरफोर्स को या आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट को या जो रडार लगे हैं पास करने में और फिर उनके द्वारा सायरन बजाने में इतना कम समय होता है कि अगर हम उसके अनुसार तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जब तक हम सोचें कि हमें मॉक ड्रिल करनी है या अपना प्रोटेक्शन करना है, जब तक वो शायद हमारे ऊपर के बम डालना है तो डाल के चला जाएगा। इसलिए मॉक ड्रिल के लिए हमें सबको बहुत सीरियसली लेना होगा। सायरन बजने के साथ तुरंत हमें अपने सब काम छोड़ के जो हमने पूर्व निश्चित जगह बना रखी है वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए जाना होगा। अगर हमारे पास कोई अंडरग्राउंड बंकर नहीं है, मॉल बेसमेंट नहीं है या हमें पार्किंग नहीं है, तो फिर हम अपने घर में कैसे अपनी कर सकते हैं। तो सबको पता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या किसी के में हमारे सबके घर में आरसीसी के पिलर होते हैं। हम अपने आरसीसी पिलर के पास जाके बैठे अपना शरीर का टारगेट छोटा बनाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उखड़ू बैठें, अपने सिर को घुटने के पास लेके जाएं, और अगर हमारे आसपास कोई बम फटेगा तो कानों को नुकसान नहीं हो उसकी आवाज़ से, इसलिए अपने कानों को बंद करें। अगर हमारे पास दीवार के पास न जाए, कोई दीवार गिरेगी तो उसके पत्थर उसकी टूट फूट आपको नुकसान, लेकिन आरसीसी का पिलर होता है कि जब तक कि कोई बहुत बड़ा अम्युनिशन उसको अटैक ना करे, तोड़े नहीं, जब तक आरसीसी पिलर नहीं टूटता है। तो आपको हमेशा आरसीसी के पिलर के पास जाके अपने आप को बचाना है। इस तरह की छोटे छोटे काम आपको करना है। अगर आपके पास ये अगर लंबा होता है, कुछ और होता है, लंबा चलता है, अगर लगातार युद्ध हो जाता है तो हमें फिर उस समय सुरक्षा करने के तरीके अलग होते हैं। हमें अपनी इमरजेंसी किट लेके जानी है, इसमें राशन है, पानी है, दवाएं हैं, अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, फुल चार्ज होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, अपने पास पानी वानी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उस समय की बात है। तो ये सब मॉक ड्रिल उसको तैयारी करने के लिए, आपकी साइकोलॉजी में बताने के लिए, आपके मन से घबराहट को निकालने के लिए, कि बच्चों को समझाने के लिए, बुजुर्गों को तैयार करने के लिए ऐसी मॉक ड्रिल सरकार के द्वारा एनडीआरएफ की मदद से, एनसीसी की मदद से की जाती हैं। अगर अग्निवीर हमारे जो अभी आए नहीं है लौट के, जो पहला बैच है अब सिविल में आएगा, जो लगा फौज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जो समाज में आएंगे तो सर्टेनली समाज को इस चीज़ में हेल्प करने में पक्के सहायता करेंगे। बिल्कुल, मैं यही बात सर आपसे जानना चाह रहा था कि मजबूती जरूर मिलेगी, और जैसा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि मॉक ड्रिल क्या होती है, और जब मॉक ड्रिल होती है तो किस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, और क्या कुछ अगर जंग हो जाती है तो एक नागरिक को, एक आम नागरिक को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, खुद को सेफ, खुद के परिवार को किस तरह से सेफ रहना चाहिए। सर, मुद्दा इस समय आतंकवाद है, और ये आतंकवाद जिससे पूरी दुनिया ग्रसित है। ब्रह्म प्रकाश जी, लगातार सतत प्रयास पूरे देश में, पूरी दुनिया में किए जाते हैं। कहाँ प्रयासों की कमी आप देख पाते हैं कि लोगों को सही रूप में कन्वे नहीं हो पा रहे हैं? लोग आखिर क्यों भ्रमित हो रहे हैं? हम लोग कश्मीर की बात कर लेते हैं, कई लोग ये जिक्र करते हैं कि अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिलती तो शायद ये आतंकी पनाह नहीं ले पाते। क्या समझ पाते हैं सर? नहीं, ठीक बात है। ये क्या है कि ब्रेन वॉश, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, और किसी भी देश से आकर के घुसपैठ होती है, और वो जाकर के वहीं मस्जिदों में और मदरसों में शरण लेते हैं, और वहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट मिलता है उससे, और ब्रेन वॉश किए हुए रहते हैं, और वो उनको आतंक के लिए तैयार करते हैं, और उनको आतंक अगर मचाएंगे तो उनको रोज़गार दिया जाता है। इसलिए ये जो सारे कुचक्र हो रहे हैं पूरे विश्व भर में, आतंक का बोलबाला हो रखा है, ये निश्चित रूप से ब्रेन वॉश करने के कारण और अपना धर्म स्थापित करने के लिए, जो कि दुष्टता का प्रतीक है, उसको लागू करने के लिए इन लोगों का प्रयास है। ये जिहाद है पूरा का पूरा। इस जिहाद के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना होगा, हमको लड़ना होगा। हमारे यहाँ पर छुपे हुए जितने भी गद्दार हैं, जितने भी ऐसे विदेशी लोग जो यहाँ पर शरण लिए हुए छुप करके रह रहे हैं, जो यहाँ आधार कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं, उसमें हम सब लोग नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने दाएं बाएं, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखें। ऐसे लोगों को हम पुलिस में और सरकार को सूचित करवा करके उनको वहाँ से निष्क्रमित करवाएं। जी बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश जी, और तैयारियां, कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, आज हमारे भारत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 22 तारीख के बाद जो पहले कूटनीतिक डिसीजन लिए और जो अपने काम शुरू किए, उसमें सबसे बड़ा था
उनके शॉर्ट टाइम वीसा लॉन्ग टर्म वीसा को कैंसिल करना। जी। अब लॉन्ग टर्म वीजा शॉर्ट टर्म वीसा कैंसिल किया गया है तो हमने देखा है कि देश में कितने लाख पाकिस्तानी अपने कितने कितने बच्चों के साथ, लाखों बच्चों के साथ रह रहे हैं जो यहाँ लॉन्ग टर्म वीसा पे रह रहे हैं, और उन सबके फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने उनको गलत तरीके से बनाया। जी। यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा, हमारी सनातन संस्कृति जो सिखाती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, हमें समाज के हित में काम करना चाहिए। अगर हमारी सनातन संस्कृति की शिक्षा इन सब हमारे स्कूलों में दी जाती, जिसको आज हम LKG प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, या हम आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं, जहाँ पे कि पहले मोरल साइंस होती थी, प्रार्थना होती थी, वो आजकल सब स्कूलों में बंद हो गई है, अधिकतर स्कूलों में बंद हो गई है। अगर ये सब चीज़ें चरित्र की चीज़ें सिखाई जाती तो जिन लोगों ने उनके डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए या गलत वोटर आईडी कार्ड बनाए, बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति की शिक्षा होती तो ये सब काम नहीं करते। तो इन सब लोगों को हमें रोकने में मेरा विश्वास है कि थोड़ी झिझक होती या शायद वो ऐसा गलत कार्य नहीं करते। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने जिसको सर डिस्कस किया, शिक्षा की मॉनिटरिंग होना भी बेहद जरूरी है। ब्रह्म प्रकाश जी, क्या सोचते हैं आप कि वाकई में एक महत्वपूर्ण चीज है? अगर आप शिक्षित कर रहे हैं किसी को, वो आगे देश बनाने वाला है, वो भविष्य है देश का, उसको ही अगर सही शिक्षा दी जाएगी तो शायद इस तरह की चीजें हमको देखने को भी नहीं मिले। बिल्कुल सही कहा सौरभ आपने कि शिक्षा ही सर्वोपरि होनी चाहिए, और शिक्षा, नैतिक शिक्षा जो हमें अब बचपन में पढ़ाई जाती थी, आज वो नैतिक शिक्षा का अभाव है। नैतिक शिक्षा के भी क्रमांक उसमें जुड़ने चाहिए उत्तीर्ण होने में, तो नैतिक शिक्षा भी इस समय नष्ट हो गई है। और ये मोबाइल आ गया है तो मोबाइल और ये दूरदर्शन से हमारी जो बच्चों की जो नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसमें दुष्प्रभाव आ रहे हैं, उनके चरित्र खराब हो रहे हैं। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शिक्षा पर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारा देश और हमारा ये शिक्षण कार्य ठीक होगा और हमारा चरित्र सुधरेगा। सर, सरकार की इस कार्रवाई के बाद आप क्या देख पा रहे हैं? कर्नल साहब, रविंद्र जी, क्या देख पा रहे हैं कि सरकार का आगे का क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? क्या जो पूरे देश के अंदर बात चल रही है, जो जनता जो कि हमने भी दिखाए रिएक्शंस लोगों के, लोग कह रहे हैं कि हमको POK ले लेना चाहिए, बहुत हुआ, और वहीं पे सारे आतंकवादी संगठन के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर है, और वहीं से लोग आते हैं और यहाँ पर आतंकवाद फैला के जाते हैं। क्या लगता है सरकार उस दिशा में अब काम करने जा रही है? आपने बहुत सही पूछा। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत के द्वारा आज की रात को जो किए गए 9 ठिकानों पर जो स्ट्राइक हुई है, उसके बाद जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, उस नुकसान में पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस ब्रीफ जारी किया है, और उन्होंने बताया है कि हर टारगेट, एक उनकी बातों से ही पता लगता है कि एक मस्जिद जगह थी वहाँ पर कि चूँकि हर मस्जिद का मदरसा जुड़ा होता है और मदरसे में ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनके विचारों, उनको दिमाग को जहरीला बनाया जाता है। तो वहाँ पर एक बम नहीं गिरा है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9 बार स्ट्राइक हुई है। टारगेट एक है लेकिन बार बार स्ट्राइक हुई है, उसको तोड़ा गया है जी। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, चूँकि मैं एक आर्मी से हूँ, सिर्फ एक कुछ बिल्डिंगों को या कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के मुझे नहीं लगता कि हम आतंकवाद का खात्मा कर पाएंगे। मुझे मोदी जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एक शब्द बहुत बोला था कुछ दिनों पहले, कि उन्होंने बिहार से बोला था, पूरे विश्व को संदेश दिया था, फिलहाल अभी और कहां और किस मोड़ पे खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश का शासन और सेना दोनों तैयार है हर तरह की स्थिति परिस्थिति के लिए। नागरिक तैयार है, तमाम रिएक्शंस। और हमारे साथ जुड़े हुए थे एडिटर इन चीफ नेशन 27 के ब्रह्म प्रकाश आर्य जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कर्नल रविंद्र कुमार अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 27 वंदे।